काल सागर द्वीप का राज। टेबल पर फैले नक्शे और किताबों को घूरते हुए डॉक्टर आदित्य आर्कियोलॉजिस्ट एक पुरानी किताब से एक पीला पड़ चुका कागज निकालते हैं। कागज पर हाथ से बना एक नक्शा है जो समुद्र के बीच स्थित काल सागर द्वीप की ओर इशारा कर रहा है, जहां पर एक श्रापित खजाना छुपा हुआ है। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। तो ये रहा वो नक्शा। वो एक पल रुकते हैं, जैसे मानो कुछ याद कर रहे हो। बाकी टीम उत्सुकता से उनकी तरफ देखती है। काल सागर द्वीप, ये तो भारत के पश्चिमी तट के पास है, लेकिन सुना है कि वहां जाने की इजाजत नहीं है। लोग कहते हैं कि वो जगह। क्या ये वही खजाना है जिसके बारे में लोक कथाओं में लिखा गया है? हाँ, राजा विक्रम सेन का खजाना। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि यह खजाना समुद्र के नीचे गुफाओं में छुपा है और इसकी रक्षा खुद राजा की आत्मा करती है। टेबल पर अचानक सन्नाटा छा जाता है। विक्रांत और अरमान एक दूसरे को देखते हैं। ओह, तो अब भूत भी खजाने की रक्षा करेंगे। बढ़िया है। अब ये भी बताइए कि हमें वहां जाने से रोकने के लिए राजा खुद आएगा? मैं मजाक नहीं कर रहा अरमान। आखिरी बार 1932 में एक ब्रिटिश टीम इस खजाने की खोज में गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। कुछ हफ्तों बाद उनकी लाशें समुद्र किनारे मिली। सभी के शरीर अजीब तरह से सूख चुके थे, जैसे उनकी आत्मा ही निकाल ली गई हो। विक्रांत के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। अरमान भी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। घड़ी की टिक टिक अब और जोर से सुनाई देने लगती है। तो फिर हमें जाना चाहिए या नहीं? अरे सर, ये सब पुरानी कहानियां है। कोई उस खजाने को चुराए नहीं, उसके लिए ऐसी कहानियां बना देते हैं। अगर खजाना वहां है तो हमें उसकी खोज करनी ही चाहिए। हमें सबूत चाहिए। डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम वैज्ञानिक हैं, हमारा काम रहस्यों को उजागर करना है। मैं मानता हूँ कि खतरा है, लेकिन अगर वहां सच में खजाना हुआ तो ये इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। हम जा रहे हैं। विक्रांत और अरमान एक दूसरे को देखते हैं और धीरे धीरे सर हिलाते हैं। अब फैसला हो चुका है। डॉक्टर आदित्य एक बूढ़े नाविक से नक्शा दिखाते हुए कुछ पूछते हैं। नाविक का चेहरा भय से कठोर हो जाता है। काल सागर द्वीप, वहां जाने की सोचा भी मत करो। क्यों? वहां तो बस एक पुरानी गुफा है ना? नाविकों के बीच हलचल होती है। वो कुछ फुसफुसाने लगते हैं। एक अधेड़ नाविक पास आता है। जो भी वहां गया, समुंदर उसका शरीर लौटा देता है, लेकिन उसकी आत्मा नहीं। क्या आपने किसी को जाते देखा है? बूढ़ा नाविक आंखें सिकोड़कर उन्हें घूरता है। मैंने नहीं, लेकिन लहरों ने बहुत कहानियां लौटाई हैं। हम इन कहानियों पर भरोसा नहीं करते। हमें बस वहां तक छोड़ दो और पैसे ले लो। सब चुप हो जाते हैं। बूढ़े नाविक सर हिला देते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। तभी एक लंबा गठीला आदमी जिसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी है धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है। पैसे कितने दोगे? 50,000। रघु कुछ देर सोचता है, फिर गहरी सांस लेता है। मैं तुम्हें द्वीप के पास तक ले जाऊंगा, लेकिन अंदर जाने का पागलपन मत करना। वो नाव की ओर इशारा करता है। टीम एक दूसरे को देखती है और फिर सामान उठाकर नाव की ओर आगे बढ़ते हैं। पीछे बूढ़े नाविक धीरे धीरे सर झुका लेते हैं, जैसे पहले से जानते हो कि ये यात्रा किस अंजाम तक जाएगी। तुम लोगों को पता है राजा विक्रम सेन कौन था? बस एक और राजा जिसके खजाने के पीछे हम भाग रहे हैं। नहीं, वो कोई साधारण राजा नहीं था। इतिहास में उसका नाम काफी रहस्यमय तरीके से दर्ज है। कहा जाता है कि वो सिर्फ राजा नहीं, बल्कि एक तांत्रिक भी था। विक्रांत का चेहरा थोड़ा संजीदा हो जाता है। आदित्य ध्यान से सुनने लगते हैं। नाव हौले हौले लहरों पर हिल रही है। रघु नाव को संभालते हुए उनकी बातों पर कान लगाए हुए हैं। वो बहुत ही शक्तिशाली और निर्दयी था। अपनी दौलत की रक्षा के लिए उसने काले जादू का सहारा लिया। कहते हैं कि उसने अपने खजाने की रक्षा के लिए एक तांत्रिक अनुष्ठान किया था, जिसमें कई इंसानों की बलि दी गई थी। तो राजा मरने के बाद भी अपने खजाने की पहरेदारी कर रहा है? हाँ, और इसलिए वहां जाने वाले कभी नहीं लौटते। क्या तुमने वहां कुछ अजीब देखा है? रघु कुछ पलों तक चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है। बहुत साल पहले मेरे पिता कुछ मछुआरों के साथ गलती से उस द्वीप के पास चले गए थे। वो वापस तो आए, लेकिन उनमें से 3 पागल हो गए। वो चिल्लाते रहते थे कि किसी ने उन्हें देखा, किसी ने उन्हें बुलाया, और कुछ ही दिनों में वो एक एक करके मर गए। अरमान और विक्रांत की रीढ़ में सिरहन दौड़ जाती है। आदित्य गहरी सोच में पड़ जाते हैं।
नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और सामने अंधेरे में काल सागर द्वीप का धुंधला आकार दिखने लगता है। रात घनी हो चुकी है। नाव काल सागर द्वीप के पास लंगर डाल चुकी है। पानी काले अंधेरे में डूबा है। 3 आर्कियोलॉजिस्ट डाइविंग गियर पहन रहे हैं। रघु बीड़ी सुलगाता है। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही है। अब भी लौट सकते हो। सब एक एक करके समुंदर में उतरते हैं। ठंडा पानी शरीर को सुन्न कर देता है। कुछ मीटर नीचे फुसफुसाहट गूंजती है। सुना आपने? आदित्य इशारा करता है, आगे बढ़ो। गहराई बढ़ते ही अरमान का ऑक्सीजन पाइप उलझ जाता है। विक्रांत छुड़ाने की कोशिश करता है, तभी एक ठंडी परछाई पास से गुजरती है। अरमान पीछे मुड़ता है। उसकी आंखें भय से फैल जाती हैं। खोखली आंखों और सड़े चेहरे वाला भयानक अस्तित्व घूर रहा था। घबराकर वो नीचे तैरते हैं। सामने अंधेरे में गुफा दिखती है। यही राजा विक्रमसेन का खजाना था, पर वहां जाना मौत बुलाने जैसा था। गहरी ठंडी गुफा, टॉर्च की हल्की रोशनी दीवारों पर उकेरी गई डरावनी आकृतियों को उजागर कर रही थी। बलि देते लोगों की तस्वीरें, खोपड़ियां और बीच में एक विकृत चेहरा। गुफा में अजीब सी घुटन थी। मुझे यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा। अजीब क्या, यहाँ सिर्फ पत्थर और कहानियां हैं। चलो खजाना ढूंढें। अरमान आगे बढ़ता है। उसकी नजर जमीन के बीचों बीच रखे एक सुनहरे संदूक पर पड़ती है। यही है राजा विक्रमसेन का खजाना। रुको, इसे छूने की गलती मत करना। अरमान उनकी बात अनसुनी कर देता है और संदूक पर हाथ रख देता है। अचानक गुफा थरथरा उठती है। फुसफुसाहटें गूंजने लगती है। हवा भारी हो जाती है। जो मेरा था वही रहेगा। मौत तुम्हारा इनाम है। चारों ठिठक जाते हैं। दीवारों से काली धुंध निकलकर एक सड़ी गली आकृति में बदल जाती है। राजा विक्रमसेन की आत्मा। तुमने मुझे जगाने की गलती की है। विक्रांत के शरीर पर जलते हुए काले निशान उभरने लगते हैं। मैं जल रहा हूँ। कुछ ही पलों में वो राख में बदल जाता है। अरमान पीछे हटता है। सर, हमें भागना होगा। गुफा की छत से काले धागों जैसी चीजें लटकने लगती हैं और अरमान को जकड़ लेती हैं। आदित्य सर, बचाइए। डॉक्टर आदित्य उसे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन धागे उसे ऊपर खींच लेते हैं। उसकी चीखें गूंजती हैं और फिर खामोशी। अब सिर्फ डॉक्टर आदित्य ही बचे थे। गुफा की दीवारों से खून टपकने लगता है। जमीन हिलने लगती है। तुम भी उन्हीं की तरह मूर्ख निकले। हम लालच में नहीं आए थे, सिर्फ इतिहास जानना चाहते थे। लेकिन उसकी टांगे जमीन में धंसने लगती है। वो हाथ पैर मारता है, चीखता है, लेकिन धीरे धीरे पूरा समा जाता है। आखिरी चीख गूंजती है और फिर सन्नाटा। संदूक फिर से बंद हो जाता है। गुफा शांत हो जाती है और आत्मा अपनी पहरेदारी में लौट आती है।